Hello. Yeah. So, hello. Yeah. So we are discussing about the conditions of the marriage. जहाँ पे हमने in the last class we have already discussed about the alternative relief of the divorce proceeding, divorce by the mutual consent, and we have already discussed about the section 14 and the section 15 जहाँ पे हमने ये डिसाइड किया था कि no petition for the divorce to be presented within the 1 year of the marriage. शादी का एक ईयर तक till the 1 year of the marriage, both the parties cannot claim for the petition of the divorce that we have already discussed. Okay. So when we are talking about the void marriage, okay, that is under section 5 of the Hindu Marriage Act, जहाँ पे कुछ conditions था जहाँ पे we have discussed about the voidability of the marriage. फॉर एग्जाम्पल द पार्टनर इज ऑलरेडी मैरिज एट द टाइम ऑफ द मैरिज, मतलब वो दूसरी शादी कर रहा है, तो दैट मैरिज इज नॉट कंसिडर्ड एज ए वैलिड मैरिज एंड दैट मैरिज इज कंसिडर्ड एज ए void मैरिज ओनली. ओके, तो ये कंडीशन हमने ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं. सो व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट दैट, व्हेन देयर इज एनी काइंड ऑफ द मैरिज which is voidable in nature, that means that is voidable or valid in nature, and the partner, any of the partner, they are seeking divorce from each other under section 13 of the Hindu Marriage Act. Okay. एंड सेक्शन 13A में क्या बोला जाता है? ऑल्टरनेटिव रिलीफ. ऑल्टरनेटिव रिलीफ क्या होता है? जुडिशियल सेपरेशन होता है, जो कि ऑलरेडी हमने कल क्लास में डिस्कस कर चुके थे. तो यहाँ पे जो हम बात कर रहे हैं ना, नो पिटिशन फॉर द डाइवोर्स विद इन द 1 year ऑफ द मैरिज, ये क्यों बोला गया है? बिकॉज पहला चीज देखिए, यू आर गेटिंग मैरिड टू समवन whom यू डोंट नो बिफोर. इफ यू आर टॉकिंग अबाउट द लव मैरिज जहाँ पे एक दूसरे को जान के फिर से शादी कर रहे हैं, वो बात तो अलग है. बट जहाँ पे आप अरेंज मैरिज कर रहे हो, आपको पता नहीं है कि सामने वाला कैसा है, उसका बिहेवियर, नेचर है, सब कैसा है, राइट? यू हैव नो आइडिया अबाउट एनीथिंग. So everybody needs time to get acquainted with the another person. हर किसी को एक नया इंसान के साथ उलझने में, उनका एटीट्यूड, उनका बिहेवियर, उनका नेचर, सारी चीज को ऑब्जर्व करने में, अंडरस्टैंड करने में थोड़ा बहुत वक्त लगता है. एवरीथिंग टेक्स टाइम. So you cannot be too quick to judge anyone to give the divorce. आप शादी करते ही 1 साल के अंदर किसी को डिवोर्स के लिए नहीं बोल सकते कि नहीं, मैं इसी के साथ नहीं रह सकता हूँ या नहीं रह सकती हूँ, मैं इससे डिवोर्स चाहती हूँ. नहीं, आप ऐसे नहीं बोल सकते, राइट? बट जहाँ पे बात आता है म्यूचुअल डिवोर्स की, उसका बात तो अलग है. म्यूचुअल डिवोर्स जो होता है, दैट हैज बीन एक्सप्लेन अंडर सेक्शन 13B, जहाँ पे हमने ये बात भी डिस्कस किया था कि म्यूचुअल डिवोर्स पे ऐसा होता है कि जब सिचुएशन ऐसा दिखता है कोर्ट कि पति पत्नी शादी का 2 साल हो गया, एक दूसरे के साथ नहीं रह रहे हैं, या फिर कोर्ट passes the judicial separation to each of the parties, both the parties. After the granting of the judicial separation, they are living separately from each other. एंड जुडिशियल सेपरेशन पास करते हुए 6 महीना हो गया, फिर भी एक दूसरे के साथ रहने के लिए नाराज है. तीसरा कंडीशन हमने डिस्कस किया था क्या? जहाँ पे कोर्ट ग्रांटेड द रेस्टिट्यूशन ऑफ द कंजुगल राइट. रेस्टिट्यूशन ऑफ द कंजुगल राइट कब कब ग्रांट किया जाता है? जब एक पार्टनर दूसरे पार्टनर को बिना बताए कहाँ बाहर चला जाता है या फिर उसी के साथ रहने के लिए नहीं चाहता है. एंड एट दैट कंडीशन द अनदर पार्टनर फाइल्स ए कंप्लेन ऑफ द रेस्टिट्यूशन ऑफ द कंजुगल राइट इन द कोर्ट. एंड कोर्ट को ये बताता है कि दिस इज द रीजन, मेरे को नहीं पता रीजन क्या है, बट मेरा पार्टनर मेरे साथ रह नहीं रहा. सो यू प्लीज टेक सम एक्शन इन दिस. सो कोर्ट वहां पे क्या करता है? जो दूसरा पार्टनर है जिसके साथ अनदर पार्टनर रहना चाहता है, उसको क्या करता है? तो कोर्ट मतलब अप्लाइज और द कोर्ट सेंड्स द नोटिस टू द अनदर पार्टी फॉर द रेस्टिट्यूशन ऑफ द कंजुगल राइट्स. एंड कोर्ट ये बोलता है कि आप ऐसा करो, अपने पार्टनर के साथ आके रहना शुरू करो, जो भी प्रॉब्लम है उसी को डिजर्व करो, राइट? But even after the passing the decree of the restitution of the conjugal rights, both of the parties are staying separately from last 1 year.
तो यहाँ पे when the court sees कि there is a circumstances जहाँ पे पार्टी एक दूसरे के साथ रहने के लिए कापाबुल ही नहीं है, both of the parties are unable to stay with each other, दोनों का जो मेंटल compatibility है that is not matching with each other, that is not compatible with each other, and both the parties are not agreeing to stay with each other, so in those cases the court can grant the decree of the divorce. ओके, तो ये हमने ऑलरेडी पढ़ चुके हैं अंडर सेक्शन 13, 13A, 13B। तो यहाँ पे जो बोला जाता है अंडर सेक्शन 14, ये बोलता है कि द नो पिटिशन फॉर डिवोर्स टू बी प्रेजेंटेड विद इन द 1 year ऑफ द मैरिज। शादी का 1 साल के अंदर कोई भी डिवोर्स का पिटिशन फाइल नहीं हो सकता, due to it cannot be the mutual divorce or it cannot be the divorce by any of the parties। एंड हमने ये बात भी पढ़ा था कि when we are talking about the divorce by the mutual consent, वहां पे एक चीज बहुत जरूरी है। अगर पति पत्नी जब जब भी म्यूचुअल डिवोर्स फाइल हुआ है, उसी का 1 साल पीछे चले जाइए। फॉर एग्जाम्पल टुडे इज 23 जुलाई 2024। अगर आज के डेट में म्यूचुअल डिवोर्स फाइल हुआ है ना, देन 23 जुलाई 2023 से हम दोनों मतलब पति पत्नी साथ नहीं रह रहे हैं, ये प्रूफ दोनों को देना पड़ेगा, तभी जाके म्यूचुअल डिवोर्स इजीली ग्रांट हो जाएगा। अगर पति पत्नी मान लो लास्ट 5 महीने तक साथ रह रहे हैं, बट दिस इज द मंथ ऑफ जुलाई, तो दे वर स्टेइंग टुगेदर टिल द मंथ ऑफ मार्च। मार्च के बाद इन दोनों ने अलग अलग रह रहे हैं, दे वांट द डिवोर्स राइट नाउ। सो वहां पे कोर्ट क्या करेगा, कोर्ट विल गिव देम द टाइम पीरियड ऑफ 6 month। मतलब टुडे इज द 23 जुलाई 2024। यहाँ से एग्जैक्ट 6 मंथ कैलकुलेट कीजिए। जुलाई से अगस्त, अगस्त से सितंबर, सितंबर से अक्टूबर, अक्टूबर से नवंबर, नवंबर से दिसंबर, जनवरी। तो जनवरी महीने तक कोर्ट विल गिव देम द टाइम कि अगर ये 6 महीने के अंदर आप दोनों को लगता है कि आप एक दूसरे के साथ रहना चाहते हो, देन वी आर गिविंग यू द टाइम, डिसाइड करो। तभी तक अगर आप चाहो तो जुडिशियल सेपरेशन ग्रांट करके एक दूसरे से अलग रह सकते हो। अगर लगता है कि नहीं आप दोनों नहीं रह पाओगे उसके बाद, देन वी आर गोइंग टू ग्रांट यू द डिवोर्स। तो इसका जो ड्यूरेशन होता है वो मिनिमम होता है 6 मंथ, मैक्सिमम होता है 18 मंथ। ओके, किसी भी तरह का डिवोर्स के लिए, मतलब that might be mutual divorce, that might be a divorce applied by any of the parties, so in all the cases कोर्ट क्या करता है, आपको 6 महीने का मिनिमम टाइम पीरियड देता है एंड मैक्सिमम दैट एक्सटेंड टू द 18 मंथ। ओके, ये बात क्लियर हुआ आपका। तो पहला ये चीज बोला 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 जाता है कि if even if it's a mutual divorce, it might be a divorce applied by any of the parties, that doesn't matter। if I am a wife and I got married at the date of 23 July 2024, then I cannot file or I cannot file a petition for the divorce till the date of 23 July 2025। 1 साल तक मैं कोई भी डिवोर्स का पिटिशन फाइल नहीं कर सकती एंड दैट इज द रूल। ओके, ये रूल है। बट अगर माना जाए देर आर सर्टन कंडीशंस जहाँ पे ऐसा कंडीशन हो जाता है कि द मैरिज इज भॉइडेबल एज नेचर और भॉइड इन नेचर। ओके, दूसरा बात बताती हूँ। जैसे कि हम बात कर रहे थे अबाउट द भॉइड मैरिज अंडर सेक्शन 5, सॉरी अंडर सेक्शन 11 वी आर टॉकिंग अबाउट द भॉइड मैरिजेस। सेक्शन 11 में ये बताया गया है जहाँ पे ऑलरेडी द पर्सन इज डूइंग द सेकेंड मैरिज, उसका ऑलरेडी कोई बीबी या पत्नी एग्जिस्ट कर रहा है एट द टाइम ऑफ द मैरिज। दूसरा कंडीशन हमने डिस्कस किया था कि वो मेंटली अनस्टेबल है, ऐसा कुछ कंडीशन है कि जिसके वजह से वो मैरिज के लिए मान ही नहीं रहा। तीसरा कंडीशन डिस्कस किया था क्या, दैट पर्सन इज ए माइनर, उसका उम्र जो है 18 साल से कम है, जबरदस्ती उसी को शादी करवा दिया गया है। ओके, सो इन दीज कंडीशंस द मैरिज बिकम्स भॉइड। तो यहाँ पे अगर आप मुझे पूछोगे कि इन दिस काइंड ऑफ द मैरिज कैन द डिवोर्स पिटिशन बी फाइल्ड विद इन 1 year, द आंसर इज नो, बिकॉज इट इज वेरी सिंपल थिंग।
कि अगर हम किसी को शादी ही नहीं मान रहे हैं, देन वहां पे डिवोर्स का बात आएगा कैसे? अगर मैं ये बात नहीं मान रही हूँ कि मैं आपसे शादी की हूँ, या फिर मैं आपके साथ जो 7 फेर लिए हैं, आपके साथ जो भी मैरिज का रिचुअल्स किया है, उसको मैंने सही मान ही नहीं रही हूँ, आई एम नॉट एक्सेप्टिंग दैट दिस मैरिज इज ए वैलिड मैरिज, देन व्हाट अबाउट द डिवोर्स? डिवोर्स तभी होगा ना जब शादी होगी। अगर शादी को ही भॉइड माना जाएगा, शादी को ही अप्रूव नहीं किया जाएगा अकॉर्डिंग टू द लॉ, देन द डिवोर्स इज नॉट ए क्वेश्चन ओवर हियर। अंडर सेक्शन 14 is not entertaining the ground of the divorce under section 11 of the Indian Hindu Marriage Act, right? सेक्शन 11 में it speaks about the void marriage। तो जहां पे मैरिज को भॉइड माना जाएगा, वहां पे उस तरह का मैरिज में डिवोर्स का कोई क्वेश्चन आता ही नहीं है। क्लियर अबाउट दिस? देन द नेक्स्ट पॉइंट कम्स दैट मान लो देर इज एनी काइंड ऑफ द हार्डशिप, जहां पे द कपल, द बोथ ऑफ द स्पाउस आर अनेबल टू लिव विथ ईच अदर। ओके, देर आर सर्टन कंडीशंस, जैसे कि द हस्बैंड इज mentally disturbed, who is continuously harming the wife, or the husband is converted to another religion, मतलब हिंदू था मुस्लिम बन गया, हिंदू था क्रिश्चियन बन गया, कोई दूसरा रिलीजन को अपना धर्म चेंज कर लिया, या फिर द हस्बैंड इज डूइंग क्रुएल्टी विद द वाइफ, शादी का 10-15 दिन गया ही नहीं, वाइफ के साथ क्रुएल्टी शुरू कर दिया, मतलब पैसा दो, ये दो, वो दो करके उसको टर्चर करना शुरू कर दिया। सो ये सारे कंडीशन में इफ द वाइफ brings the petition of the divorce before the completion of the 1 year, मतलब वाइफ आता है कोर्ट को बोलता है कि देखो मैं अब अपने पति के साथ रहने के लिए कैपेबल नहीं हूँ, मेरे से नहीं रहा जा रहा है, जहाँ पे मेरी जान को खतरा है, इफ आई एम लिविंग विद द वाइफ और लिविंग विथ माई हस्बैंड, देन आई एम गोइंग टू गेट सफर्ड। और द हस्बैंड इज ऑल्सो ब्रिंगिंग द सेम ग्राउंड, मतलब फॉर एग्जाम्पल शादी के बाद पति को पता चलता है कि द वाइफ इज हैविंग द एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स, जो कि रोका नहीं जा सकता। इवन आफ्टर स्टॉपिंग द वाइफ दिस इज इम्पॉसिबल टू स्टॉप द अफेयर्स, जहाँ पे हस्बैंड को ये लगता है कि यहाँ पे हम साथ नहीं रह सकते, यहाँ पे डिवोर्स लेना ही पड़ेगा, राइट? सो इन दिस केस if the husband or wife they're coming to the court upon the ground of the mutual consent or any by the consent by the any party, like husband पिटिशन ला रहा है, वाइफ पिटिशन ला रहा है, या दोनों मिलके रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ता, जो भी ला रहा हो, शादी का एक एक साल खत्म नहीं हुआ है उससे पहले अगर डिवोर्स का पिटिशन आता है, देन द देन व्हाट इज द नेक्स्ट कॉन्सिक्वेंस ऑफ दिस? कोर्ट क्या करता है ना, कोर्ट ग्रांट्स द जुडिशियल सेपरेशन। कोर्ट इमीडिएटली उनको डिवोर्स ग्रांट नहीं करेगा, एंड कोर्ट विल मेक श्योर कि उनका जो जुडिशियल सेपरेशन का जो फेज है ना, वो एटलीस्ट 1 साल तक चले जाए। एंड आफ्टर कंप्लीशन ऑफ द 1 year ऑफ द मैरिज, फॉर एग्जाम्पल शादी का 5 महीने के बाद द पर्सन, द हस्बैंड और वाइफ, दे ब्रॉट द डिवोर्स पिटिशन, तो कोर्ट यहाँ पे क्या करेगा, बाकी 12 महीना खत्म होने को कितना महीना रहा, 7 महीना, तो कोर्ट विल एक्सटेंड द जुडिशियल सेपरेशन टिल द 7 month। 7 महीने का टाइम लेगा कोर्ट, दोनों पार्टी को काउंसलिंग करवाएगा, अगर हो सकता है कोर्ट को लगता है कि यहाँ पे सॉल्यूशन हो जाएगा तो अच्छी बात है, नहीं हो रहा है तो कोर्ट विल ग्रांट द डिवोर्स। ओके, बट कोर्ट विल मेक श्योर कि इवन इफ the the divorce petition has been brought at any ground, अगर कोर्ट को लगता है कि इवन आफ्टर द वायलेंस पति पत्नी साथ में रह सकते हैं, देन द कोर्ट इज नॉट गोइंग टू ग्रांट द जुडिशियल सेपरेशन। बट अगर कोर्ट को लगता है कि यहाँ पे देयर इज द प्रेजेंस ऑफ द वायलेंस, जहाँ पे पति या पत्नी किसी के जान को भी खतरा है, देर इज द चांसेस जहाँ पे दूसरे पार्टी को किसी भी तरह का हार्म हो सकता है ड्यू टू द अनदर स्पाउस, इन दैट केस court can approve the judicial separation even if there is not the completion of the 1 year of the marriage। even if 1 साल शादी का खत्म नहीं हुआ, फिर भी court can grant the judicial separation, and after granting the judicial separation under section 13A, जैसे कि हमने पढ़ा था the alternative relief, none of the spouse is legally binding to stay with the partner।
एक बार जुडिशियल सेपरेशन पास होने के बाद एक दूसरे के साथ रहने के लिए मजबूर नहीं है। दे आर नॉट बाउंड टू स्टे विथ ईच अदर। ओके, तो ये हो गया आपका ये बात जहां पे हमने ये पढ़ा कि व्हेन देयर इज द सिचुएशन जहां पे कोर्ट आपको जुडिशियल सेपरेशन ग्रांट करता है इन सर्टन इमरजेंसी सिचुएशंस और इन सर्टन कंडीशंस, जहां पे लगता है कि नहीं यहाँ पे पति पत्नी साथ में और नहीं रह सकते, एंड इन दैट कंडीशन द कोर्ट ग्रांट्स द जुडिशियल सेपरेशन बट डिवोर्स ग्रांट नहीं करेगा until देयर इज द कंप्लीशन ऑफ पीरियड ऑफ 1 year। ये कोर्ट का रूल है। ये समझ में आया? दूसरा कंडीशन क्या बोला? रीजनेबल प्रोबेबिलिटी। ओके, तो ये जो टाइम पीरियड रहा ना, जैसे कि मैंने बोला कि शादी का 5 महीने के बाद ये पिटिशन आया कोर्ट के सामने। ओके, डिवोर्स पिटिशन आया, तो बाकी जो 7 महीना रहा, those period of time the court will try to do the reconciliation between the parties। there are several organizations or there are several NGOs or Mahila Commission, the National Women's Commission, and those there are several authorities जिनका काम क्या होता है ना, दोनों पार्टी का जो भी मसाला है ना उसको उलझाना। The organization specifically works for the purpose to unite the parties। They try their best कि हाँ पति पत्नी फिर से मिल जाए, साथ में रहे। तो कोई भी सर्कमस्टांसेस हो, मान लो तब द हस्बैंड हैज चेंज द रिलीजन टू द मुस्लिम रिलीजन, जहाँ पे वाइफ को प्रॉब्लम हो रही है, दिक्कत हो रही है, तो यहाँ पे द इफ देर इज द इंटरफेरेंस ऑफ द रिकंसिलिएशन प्रोसेस, यहाँ पे दोनों जो काउंसिलिंग होता है ना पार्टी का, ये समझा जा सकता है कि ठीक है आपका ही पति है, अगर वो रिलीजन चेंज कर लिया है, लेट हिम परस्यू हिज रिलीजन, यू परस्यू योर रिलीजन। आप हिंदू हो, आप हिंदुत्व का जो भी रूल्स रेगुलेशंस रिचुअल्स है उसको फॉलो करो, आपके पति को अपना मुस्लिम रिलीजन का रिचुअल्स फॉलो करने दो। there might be the chances of the reconciliation between the parties। there is the chances जहाँ पे अगर हो सकता है कि दोनों पार्टी समझ के एक दूसरे के साथ मिल जाए। बट इवन आफ्टर ट्राइंग टिल 1 year ऑफ द टाइम पीरियड, 1 साल शादी का खत्म होने तक, मतलब फॉर एग्जाम्पल शादी का 6 महीना हो गया या फिर 5 महीना हुआ, द फाइल ऑफ द पिटिशन हैज बीन फाइल्ड, तो यहाँ पे कोर्ट स्टार्टेड द प्रोसीडिंग ऑफ द रिकॉन्सिलिएशन, जिसको हम काउंसिलिंग बोलते हैं। कंसिलिएशन हुआ बट दोनों पार्टी के बीच में कोई भी सॉर्ट आउट नहीं हुआ टिल द नेक्स्ट 7 मंथ। अभी शादी का 1 साल भी पूरा हो गया है, एंड इन दैट केस द कोर्ट विल ग्रांट द डिवोर्स टू बोथ ऑफ द पार्टीज। ओके, क्लियर अबाउट दिस? अंडर सेक्शन 15 it has been told that divorced person when may marry again। the person who are divorced, they may marry again। okay, so you can ask me that ma'am, how the मतलब divorced person can be married again? Yes, the simple thing is कि अगर if you are a male or okay, so you will ask me that ma'am, how the divorced persons can be married again? The simple answer is yes, they can get married again, but in the condition that their divorce proceeding is totally completed। okay, so how it works? okay, for example, there is a situation or there is a condition जहाँ पे there is a person whose name is A। okay, there is a person whose name is A। तो A नाम का जो व्यक्ति है उसने शादी किससे की थी? बी से की थी, मान लो। ओके, तो बी ने क्या किया? ए को डिवोर्स दे दिया। मान लो ए इज ए मेल, बी इज ए फीमेल। ए बी ने क्या किया? वाइफ ने क्या किया? हस्बैंड को डिवोर्स फाइल किया, उनका जो भी केस है, मान लो दैट कंटिन्यूड फॉर द 1.5 years, 1.5 साल तक वो केस चला। उसके बाद क्या हुआ? ए एंड बी गॉट द डाइवोर्स। ओके, शादी हुई थी 2020 में,
2020 पे शादी हुआ था, 2021 जुलाई तक उन दोनों का डिवोर्स फाइल हो गया, डिवोर्स कंप्लीट हो गया, राइट। सो आफ्टर द जुलाई 2021, when the final decree of the divorce has come, जब उनका डिवोर्स फाइनलाइज हो चुका है, देन ओनली ए एंड बी, बोथ ऑफ देम कैन गेट मैरिड अगेन। ए और किससे शादी कर सकता है, बी भी और किसी से शादी कर सकती है। दैट इज देयर ओन लाइफ, ओन चॉइस। वो किससे शादी करे वो उनका चॉइस है, बट दूसरी शादी करने के लिए उनको तब तक वेट करना पड़ेगा जब तक डिवोर्स का फाइनल प्रोसीडिंग खत्म ना हो जाए। जब तक डिवोर्स का प्रोसेस जो है ना वो कंप्लीट ना हो जाए, तब तक दे हैव टू वेट। गॉट इट? सो दिस इज द फर्स्ट थिंग। द सेकेंड थिंग क्या है ना, अगर एनी ऑफ द स्पाउस इज डूइंग द अपील अगेंस्ट द डिसीजन ऑफ द कोर्ट, मान लो जुलाई 2021 पे एक का डिवोर्स का जो भी फाइनल, मतलब फाइनल डिसीजन है वो आ गया, जहां पे ये बोला गया कि हाँ ठीक है, अब ए एंड बी एक दूसरे से अलग रह सकते हैं। ओके, दे आर नॉट नो मोर हस्बैंड एंड वाइफ फ्रॉम नाउ ऑन। ओके, बट व्हाट हैपेंस दैट एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम ए जो है उसने बोला कि ठीक है, अच्छी बात है कि डिवोर्स मिल गया, बट उसको ये फील होता है ना कि नहीं, यहाँ पे कुछ गड़बड़ हुआ है। बी हैज फाइल्ड द डिवोर्स पिटिशन अगेंस्ट मी। एक्चुअली मान लो कि दैट पर्सन ए वांट्स टू स्टे विद द वाइफ बी, एंड वाइफ ने क्या किया, कुछ बेसलेस ग्राउंड्स दिया है कि नहीं मेरे साथ क्रूएल्टी हुआ है, मेरे साथ ऐसा हुआ है वैसा हुआ है, तो इसलिए मैं डिवोर्स लेना चाहती हूँ। कोर्ट ने भी क्या किया, बिना अच्छे से जांच किए, इवन इफ द कोर्ट टू द टाइम पीरियड ऑफ 6 मंथ, बट उसी का अच्छे से इन्वेस्टिगेशन नहीं हुआ एंड द कोर्ट ग्रांटेड द डिवोर्स। बट यहाँ पे हस्बैंड इज नॉट सेटिस्फाइड विद द डिसीजन ऑफ द कोर्ट, बिकॉज उन्होंने किसी भी तरह का क्रुएल्टी किया ही नहीं। द हस्बैंड द हस्बैंड हैज नॉट डन एनी काइंड ऑफ द क्रुएल्टी विद द वाइफ। उसने जब किसी भी तरह का क्रुएल्टी किया ही नहीं, देन दैट पर्सन इज नॉट सेटिस्फाइड विद द डिग्री ऑफ द डिवोर्स। उसी को ये मंजूर नहीं है कि हाँ ठीक है, डिवोर्स कोर्ट ने ग्रांट कर दिया करके। तो उन्होंने क्या किया, अगेंस्ट द डिसीजन ऑफ द डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, ही वेंट टू द हाई कोर्ट। उन्होंने अपर कोर्ट को गया, बोला कि देखिए सर, यहाँ पे जो जो डिसीजन हुआ है ना कि चलो मैं अपने वाइफ को इतना कंपेंसेशन दूंगी, मॉनेटरी कंपेंसेशन, या फिर ड्यू टू द ग्राउंड ऑफ द क्रुएल्टी, तो कोर्ट ग्रांटेड द डिवोर्स, ये सही नहीं है। आई वांट टू अपील अगेंस्ट द डिसीजन ऑफ द लोअर कोर्ट। सो यहाँ पे क्या द वाइफ बी और ए दूसरी शादी कर सकते हैं? द आंसर इज नो। जब तक पिटिशन का किसी भी मामला खत्म ना हुआ हो, तब तक दूसरी शादी नहीं हो सकता। ओके, जैसे कि ए और बी दोनों साथ में रह रहे थे, पति पत्नी है, डिवोर्स फाइल किए 2020 में, डिवोर्स ग्रांट हुआ 2021 जुलाई में। ओके, सो आफ्टर द ग्रांटिंग ऑफ द डिवोर्स इन 2021 जुलाई, ये देखा जाता है कि पति पत्नी जो कि, सो आफ्टर द ग्रांटिंग ऑफ द डिवोर्स इन 2021 जुलाई, बट ये बात होता है कि हाँ, आफ्टर द ग्रांटिंग ऑफ द डिवोर्स इन 2021 जुलाई, बोथ द हस्बैंड एंड वाइफ दे डोंट वांट टू प्रोसीड अगेंस्ट एनी अदर कोर्ट। मतलब उनको मंजूर है कि हाँ ठीक है, हम एक दूसरे से अलग रहना चाहते हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं है, हम हमें ये मतलब डिवोर्स मंजूर है। ओके, सो इन दैट सिचुएशन दे कैन रीमैरी। 2021 जुलाई में डिवोर्स ग्रांट होने के बाद वो दूसरे शादी कर सकते हैं। बट मान लो द हस्बैंड इज नॉट सेटिस्फाइड विद द डिसीजन ऑफ द कोर्ट। यहाँ पे हस्बैंड को क्या लगा कि यहाँ पे जो डिसीजन अपर कोर्ट से डिवोर्स ग्रांट हुआ है ये गलत है, तो उन्होंने क्या किया, ही फाइल्ड एन अपील अगेंस्ट द डिसीजन ऑफ द लोअर कोर्ट टू द हायर कोर्ट। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के डिसीजन है, उसी के अगेंस्ट उन्होंने गया कहाँ पे, हाई कोर्ट को चला गया। तो यहाँ पे जब वो हाई कोर्ट को चला गया, सो नाउ द क्वेश्चन अराइजेस, नाउ द पॉइंट कम्स, व्हेन the question will be asked that can the
कैन ए एंड बी बोथ आर एलिजिबल टू रीमैरी? द आंसर इज नो। उन दोनों अभी दूसरी शादी नहीं कर सकते हैं जब तक उनका कंप्लीट डिवोर्स ना हो जाए। जब तक उनका डिवोर्स फॉर द अपील, मतलब डिवोर्स के डिसीजन तो आ चुका था ना, द द द डिवोर्स का जो भी आपका डिक्री है वो पास हो चुका था, बट उस डिक्री के अगेंस्ट जो अपील हुआ है ना, वो अपील का केस जब तक हाई कोर्ट से डिसमिस ना हो जाए तब तक उन लोगों ने दूसरे शादी नहीं कर सकते हैं। यूजुअली डिवोर्स केस में ऐसा होता है ना कि मतलब ये सिर्फ लिखने का बात है कि अपील के अपील चलते कि अपील हैज बीन प्रेजेंटेड, जब तक वो अपील डिसमिस नहीं हो जाता है तब तक आप दूसरे शादी नहीं कर सकते। बट यूजुअली ऐसा होता है कि एक बार डिवोर्स ग्रांट होने के बाद ना दूसरी पार्टी जाके फिर से अपील वगैरह नहीं करती, क्योंकि उनको लगता है कि चलो ठीक है, जो हो गया हो गया, आगे बढ़ो। बस दे जस्ट डोंट वांट टू कंटिन्यू द मैटर सो मच। ओके, तो यूजुअली इस मैटर पे अपील बहुत कम होता है। जेन्युइनली एक बार जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का डिसीजन होता है ना वही फाइनल माना जाता है। गॉट इट? सो दिस वाज अबाउट द सेक्शन 15। ओके, नाउ कम्स टू सेक्शन 16, जो कि आपका बोलता है लेजिटिमेसी ऑफ द चिल्ड्रन ऑफ void and voidable marriage. So, under section 16, it speaks about the legitimacy of the children who is born out of the void or voidable marriage. Okay, तो यहाँ पे पहला चीज, यहाँ पे तीन चीज बोला गया है जो कि मैं आपको अच्छे से समझा देती हूँ। पहला चीज ये बोला गया है कि जहाँ पे द मैरिज इज ए वैलिड मैरिज। ओके, पहले हम किस मैरिज की बारे में बात करेंगे? अबाउट द वैलिड मैरिज वी आर गोइंग टू टॉक फर्स्ट। इन ए वैलिड मैरिज, द बिफोर द डिवोर्स, मान लो कि पति पत्नी दोनों साथ ही रह रहे हैं, दे आर स्टेइंग टुगेदर विथ ईच अदर। सो इफ द हस्बैंड एंड वाइफ आर doing staying together and this marriage is considered as a valid marriage, in that case the child born out of that marriage is a legitimate child, and the husband and wife will be considered as the parents of the children, parents of that child. Okay, क्योंकि अगर शादी लीगल है तो बच्चे को भी लेजिटिमेट माना जाएगा अगर पति पत्नी साथ में रह रहे हैं तो। ये गया आपका पहला कंडीशन, जहाँ पे सब कुछ सही है, सब कुछ अच्छा है। दूसरा कंडीशन, मान लीजिए द हस्बैंड एंड वाइफ इज गेटिंग डिवोर्स्ड। ओके, पति पत्नी एक दूसरे से डिवोर्स ले रहे हैं, बट यहाँ पे दे आर हैविंग ए चाइल्ड ऑफ 5 years और 6 years, 5-6 साल का उनका एक बच्चा है। दैट चाइल्ड इज कंसिडर्ड ऑल्सो एज ए लेजिटिमेट चाइल्ड। ओके, पति पत्नी जब साथ रह रहे हैं, उन्होंने साथ रहने के बाद नाउ दे डिसाइडेड टू गेट सेपरेट फ्रॉम ईच अदर, बट उसी से पहले उनका एक 5 साल का बच्चा है, एंड दैट चाइल्ड इज ऑल्सो कंसिडर्ड एज द वैलिड एज ए लेजिटिमेट चाइल्ड इवन आफ्टर द डाइवोर्स ऑफ द पेरेंट। पति पत्नी का डाइवोर्स होने के बाद भी बोथ ऑफ देम विल कंसिडर्ड एज द फादर एंड मदर ऑफ द चाइल्ड इवन इफ दे आर डिवोर्सी। उन दोनों को स्पाउस नहीं माना जाएगा, बट बच्चे का माँ बाप तो माना जाएगा ना, राइट? ये चीज गया दूसरा कंडीशन। तीसरा चीज क्या पढ़ा हमने कि जहां पे द चाइल्ड इज बर्न आफ्टर द डिवोर्स, मान लो डिवोर्स, जब डिवोर्स का पिटिशन फाइल हुआ था, जब when the divorce petition has been filed, at that point of time the wife was pregnant, पत्नी जो है वो प्रेग्नेंट थी, उसी के बीच में डिवोर्स पिटिशन फाइल हुआ है। सो इवन आफ्टर द ग्रांटिंग ऑफ द डिवोर्स, even if the divorce has been granted in between that time period, मान लो that is a mutual divorce, जहाँ पे पति पत्नी एक दूसरे से 1 साल से 2 साल से अलग रह रहे हैं, राइट? तो वहां पे कोर्ट क्या करता है? इमीडिएटली डिवोर्स ग्रांट कर देता है, क्योंकि दैट इज ए म्यूचुअल डिवोर्स, म्यूचुअल कंसेंट में आ रहे हैं, एक दो साल से साथ में रह भी नहीं रहे हैं, तो यहाँ पे डिवोर्स ग्रांट करना बनता है, राइट? बट यहाँ पे इवन आफ्टर द चाइल्ड इज बॉर्न आफ्टर द डिवोर्स, डिवोर्स होने के बाद भी अगर बच्चा पैदा होता है, देन ऑल्सो दैट चाइल्ड इज कंसिडर्ड एज द लेजिटिमेट चाइल्ड, एंड द पर्सन हु वाज द हस्बैंड ऑफ दैट वाइफ, जो कि डिवोर्स होने से पहले
जो उसका पति था, दैट पर्सन विल बी कंसिडर्ड एज द फादर ऑफ दैट पर्टिकुलर चाइल्ड। क्योंकि एट द ड्यूरिंग द पॉइंट ऑफ द प्रेगनेंसी द पिटिशन ऑफ द डिवोर्स वाज इन द कोर्ट। पत्नी कब प्रेग्नेंट थी ये देखा जाएगा। जब डिवोर्स का पिटिशन फाइल हुआ था तब पेट में बच्चा था क्या? द आंसर इज ए हाँ, तभी बच्चा ऑलरेडी पेट में था। तभी 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 ऑलरेडी बच्चा पेट में था। एंड दैट इज व्हाई द चाइल्ड इज कंसिडर्ड एज द लेजिटिमेट चाइल्ड। ओके, ये एक कंडीशन गया। दूसरा कंडीशन के बारे में बात करते हैं। नाउ कमिंग टू द पॉइंट ऑफ द वॉइडेबल मैरिज। वैलिड मैरिज की बात हमने कर लिया, अभी अभी वॉइडेबल मैरिज के बारे में बात करते हैं। ओके, जहां पे मैरिज को वॉइडेबल माना जाता है, मतलब फॉर एग्जांपल जैसे कि मैंने बोला कि एनी ऑफ द पार्टी इज लिविंग द वर्ल्ड, मतलब 5-6 साल से वो कहाँ पे गायब हो गए, उनका कोई आता पता ही नहीं चल रहा है। 7 साल से दैट पर्सन इज नॉट बीन सीन एनीवेयर, उनका कोई भी खबर नहीं मिल रहा है वो इंसान का। और दूसरा वॉइडेबल मैरिज का कंडीशन हमने क्या डिस्कस किया था, जैसे कि द पार्टी इज चेंजिंग द रिलीजन, मतलब वो एक हिंदू था, मुस्लिम रिलीजन को चेंज हो गया। तो मैरिज क्या था, पहले वैलिड था बट बाद में वॉइडेबल बन गए। क्यों? इट इज द डिसीजन ऑफ द पार्टी। जो पार्टी, द स्पाउस हु इज सफरिंग, इट इज द डिसीजन ऑफ द पार्टी कि उसको अपने पति या पत्नी के साथ रहना है या नहीं रहना है, वो उसका खुद का डिसीजन है। बट आउट ऑफ दैट मैरिज, बिफोर द फाइलिंग ऑफ द डिवोर्स पिटिशन, अगर कोई बच्चा पेट में है या फिर अगर फ्रॉम दैट मैरिज इफ एनी चाइल्ड इज ऑलरेडी बर्न, बच्चा अगर कोई बच्चा पैदा हो चुका है या ऑलरेडी दैट wife is pregnant at that point of time, then even if that child is born from a voidable marriage, that child is considered as the legitimate child itself. Clear? तीसरा कंडीशन अबाउट द वॉइड मैरिज। हमने 3 मैरिज के बारे में बात किया। पहला होता है आपका वैलिड मैरिज, जिसका कुछ कंडीशंस मैंने आपको बताया। दूसरा हुआ आपका वॉइडेबल मैरिज, उसका भी बताया। अभी आते हैं वॉइड मैरिज पे। वॉइड मैरिज का मतलब क्या है? जहाँ पे शादी को लीगल नहीं माना जाता है। मैंने आपको बताया था कि व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट ए वॉइड मैरिज, दैट मीन्स द मैरिज इज इटसेल्फ नॉट कंसिडर्ड एज ए मैरिज, उसी को शादी माना ही नहीं जाएगा। बट if a child is born out of that void marriage, then what about that? Then the answer is the child will be considered as a legitimate child, and the person from whom that child is being born, that person is considered as the father of that child. मान लो अबाउट द void marriage हमने क्या डिस्कस किया था? स्पाउस का दूसरी शादी हो रहा हो। फॉर एग्जाम्पल आई एम ए पर्सन, मैं जिससे शादी कर रही हूँ ना, मेरे को पता नहीं कि वो इंसान पहले से ही शादी कर चुकी है, उसका ऑलरेडी एक बीवी है जो कि मेरे को अंदाजा नहीं है। तो मैंने क्या किया, इवन इफ दैट पर्सन इज हैविंग हिज ओन वाइफ, मैंने उससे दूसरी शादी कर ली। तो यहाँ पे क्या मैं उसका बीवी माना जाऊंगी? क्या मेरे को वो पत्नी का हक मिलेगा? द आंसर इज नो, बिकॉज आई एम द सेकेंड पर्सन ओवर हियर, उसी का ऑलरेडी एक शादी हो चुकी है। एंड अकॉर्डिंग टू द हिंदू मैरिज एक्ट, द सेकेंड मैरिज इज वॉइड इन नेचर। तो यहाँ पे मेरा उस इंसान के साथ जो भी शादी हुआ, उसको एक वैलिड मैरिज ही नहीं माना जाएगा। हाँ या ना? वैलिड मैरिज नहीं माना जाएगा, ये बात सच है। बट द पॉइंट इज कि इवन इफ दैट मैरिज इज नॉट कंसिडर्ड एज ए वैलिड मैरिज, बट ड्यूरिंग दैट पीरियड, जब तक शादी मैंने कर लिया, उसी के 2 महीने के बाद मेरे को पता चला कि वो इंसान ऑलरेडी शादीशुदा है करके, बट ऑलरेडी मैं उसी के साथ 2 महीना रह चुकी हूँ, एंड ड्यूरिंग दैट पीरियड आई एम प्रेग्नेंट। उसी फेज में आई गॉट माई प्रेगनेंसी, सो दैट चाइल्ड who is produced out of the void marriage, is that child is called as the legitimate child? The answer is yes. मान लो देर इज ए गर्ल हु इज जस्ट 15 years old, 15 साल का कोई लड़की है, जबरदस्ती उसी का शादी करवा दिया गया,
जब उसी को 18 साल हुआ, उसी को रियलाइज हुआ कि उसी के साथ गलती हुआ है, वो अब वो मैरिज को तोड़ना चाहती है, एंड सी इज completely एबल टू डू दैट. Just because the marriage has been done at the wrong age, that marriage is considered as the void marriage. 15 साल से शादी हुई थी, मतलब शादी को void माना जाएगा, उसी को इलीगल माना जाएगा. बट मान लो फ्रॉम दैट मैरिज that lady or that woman is having a child of 2 years. 2 साल का उसका एक बच्ची है. 15 साल पे शादी हुई, 17 साल तक पहुंचते पहुंचते उसी का एक बच्चा भी पैदा हो गया एंड उसी को 2 साल भी हो चुका है. अभी इफ दैट लेडी वांट्स द डिवोर्स फ्रॉम दैट पर्टिकुलर पर्सन, अभी उस शादी को तो भैड़ माना जाएगा, पहली बात है. तो द चाइल्ड हु इज प्रोड्यूस्ड फ्रॉम दैट void marriage, is that child is considered as the legitimate child? The answer is yes. So we need to know that the child who is getting produced from the voidable marriage or void marriage or valid marriage, तो ये सारे रिश्ते से अगर voidable और valid मैरिज के बारे में बात कर रहे हैं, देन एट द टाइम ऑफ द डिवोर्स और बिफोर द डिवोर्स जो बच्चा पैदा हो चुका है, या डिवोर्स के टाइम अगर कोई बच्चा पेट में है, देन दैट चाइल्ड इज कंसिडर्ड एज द लेजिटिमेट चाइल्ड इटसेल्फ. And in the case of the void marriage, even if the marriage is void, the pregnancy or the child cannot be considered as the void, and that child will be considered as a legitimate child. And the person who is the legitimate child of the parents, that person has the rights upon the property of the parents. माँ बाप के प्रॉपर्टी में बच्चा का पूरा हक रहेगा. Especially in the property of the father, the person has the complete right. The legitimate person, even if, जैसे कि मैंने बताया कि फॉर एग्जाम्पल आई डिडंट नो कि शादी का मान लो आई गॉट मैरिड टू ए पर्सन हु इज ऑलरेडी मैरिड. शादी का 2 महीने के बाद मुझे पता चला कि दैट पर्सन इज ऑलरेडी मैरिड, बट बाय दैट टाइम आई एम ऑलरेडी प्रेग्नेंट एंड आई गॉट माई बेबी. ओके, सो तभी क्या होता है ना कि अगर 2 महीने के बाद मुझे पता चला, तब शादी तो भॉइड है, बट वो जो बेबी है वो किसका है? उस इंसान का है जिससे मैंने शादी की थी, राइट? Even if the marriage is void, the person will be considered as the father of my child, and my child जो कि शादी का 2 महीने के बाद कंसीव हुआ था, बिफोर नोइंग द सेकेंड मैरिज ऑफ दैट पर्सन, उस बच्चे को उसके बाप का मीन्स वो शादीशुदा इंसान का सारा प्रॉपर्टी में पूरा हक है, एंड इक्वल हक है अप टू एज लाइक हिज ओन चाइल्ड. अगर उसका खुद का जो पहली बीवी है, उसका 2 बच्चे हैं ना, उन लोगों का वो इंसान का प्रॉपर्टी में जितना हक है, इस बच्चा का भी उस इंसान का प्रॉपर्टी में उतना हक है. दैट मीन्स इफ द पर्सन हैज ऑलरेडी हैविंग 2 चिल्ड्रन फ्रॉम द फर्स्ट वाइफ and I am his second wife, even if the marriage is void, the property is getting distributed between the 3 children. My child, who has been conceived after the 2 months of the marriage, even if the marriage is dissolved, the child will be considered as a legitimate child itself. Okay. So this is the concept of the legitimacy of the children in the void and voidable marriages we are discussing. Okay. Then in the next class, we are going to study about the bigamy and the punishment for the bigamy. We can conclude the class over here, and the doubts will be clarified in the next class. Okay. So thank you so much. I am ending the meeting over here. Thank you.